संजीव जी, चुनाव संपन्न हो चुके हैं जी। क्या कहेंगे? बड़ी जबरदस्त फाइट कस्बा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। आप कितने आशावादी हैं अपनी जीत के प्रति, क्या कहेंगे? देखिए, आपने पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया होगा, शहर में भी खूब घूमे हो। अब आपका सवाल जो है, आपने पूछा कि इतना चुनाव में इतनी बड़ी टक्कर आपको कोई नजर आई? आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई जबरदस्त फाइट नजर आई? आप ऐसा नहीं है। देखिए, पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे के बाद भी और जब पोलिंग चल रहा था, चुनाव चल रहा था, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ और बड़ी मजबूती के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले। तो अब आप प्रतिस्पर्धा की बात करते हो, कहीं नजर नहीं आती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रही है इस चुनाव को, और मेरे ख्याल से बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत विधानसभा क्षेत्र भादरा में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली। संजीव जी, हमने देखा जब चुनावी कैंपेन चल रही थी तो आप जिस उम्र के पड़ाव पर है, 10-10 गांव, 12-12 गांव एक दिन में आप निकाल रहे थे और सभी गांवों में संबोधन भी हो रहा था। बलवानपुर आपसे उम्र में काफी छोटे हैं, युवा हम उनको मान सकते हैं, वो भी कमोबेश इतने ही गांव निकाल रहे थे। कितना आप चुनौतीपूर्ण इसको मानते हैं और ये ऊर्जा एनर्जी कहाँ से आई? देखिए, ऊर्जा जनता देती है। जो हम लोग इस तरह से चुनावी कैंपेन को, इस तरह से चुनावी प्रचार को पूरे दिन और रात तक भी चलाते हैं, आपने देखा है। तो ये जो ऊर्जा है, निश्चित रूप से जनता का भारी जन समर्थन, जनता का भारी आशीर्वाद जितना मिलता गया, उतनी ऊर्जा एक तरह से पैदा होती गई। ऊर्जा जनता देती है। आज बलवान पुनिया ने अपनी एक फेसबुक पर बाल पर पोस्ट डाली है, 10,000 से जीत रहे हैं और संभवतः आपके कार्यालय से भी 31,000 प्लस से जीत मानकर चला जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो अब कामरेड साहब की आप बात कर रहे हो, तो उनका तो हमेशा आप देखते हो किस तरह से वो बोलते हैं, किस तरह का वो, अब वो एक तरह से सपने देख रहे हैं। सपनों का महल है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सुना आपने? ये चीज है। अब देखिए, लगभग आप भी पत्रकार हो, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हो, आप पोलिंग बूथों पे भी गए हो। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई किसी की जीत या हार को डिक्लेयर करो या किसी की हार और जीत पर टिप्पणी करो, ये आपका काम भी नहीं है। लेकिन आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जिस दिन हो रहा था, पोलिंग बूथ पे भी आप गए, देखा आपने किस तरह का उत्साह लोगों में था और किस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, लोगों का मूड आपने देखा होगा। खूब लोगों ने वोट डाले, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीत रही है। 56 पंचायतों के 117 गांव में आप कितनी पंचायतों में लीड और कितनी पंचायतों में टक्कर मानते हैं? आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आप कौन सी पंचायत ऐसी मान रहे हो जहां हम लूज कर रहे हैं? कौन सी पंचायत आप ऐसी मान रहे हो जहां हम पिछड़ रहे हैं? सवाल ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप संख्या कोई एक आध बता पाओगे तो हम उसका जवाब दे देंगे। 56 में तो क्लियर कट आप देख रहे हो, क्योंकि हर देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इस बार आपको ये एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा कि 56 की 56 ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विरोधी खेमा ये कह रहा है कि भाजपा कार्यालय से जो अनुमान लगाया जा रहा है वो उनका फीसदी साबित होगा। हम और 56 पंचायतों में से 40 पंचायतों में लीड कर रहे हैं। अच्छा, हमारे कार्यालय का तो फीसदी होगा, वो भगवान है क्या? या वो, सुनिए मेरी बात, ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या हमारे से? ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या वो? देखिए, ऐसा है, ये कल का छोकरा, मैंने 30 साल मेरी राजनीतिक मेरा जीवन है और ये हमें चैलेंज करेगा, हमारे दिमाग को चैलेंज करेगा ये। और हम लोग वो लोग हैं जो 1952 से चुनाव लड़ रहे हैं भाई। ये कल का छोकरा हमारे दिमाग को चैलेंज करेगा, ये इसकी गलतफहमी है। और गलतफहमी तो हमारे से तो निकलती नहीं, ऐसे लोगों की गलतफहमी जनता निकालती है और वो 3 तारीख को निकाल देगी। निकाल तो चुकी है। जनता ने भी एक तरह से जीत तय कर दी है आपकी,
तो आप अनुमानतः कितनी बड़ी जीत मानते हैं? मैं देखिए, मैं संख्या पर नहीं जाना चाहता। मैंने आपको कह दिया कि एक तरह से बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की भादरा में होने जा रही है। मैं संख्या पे नहीं जाना चाहता। संजीव जी, जिस प्रकार से कैंपेन चली, आप कौन सा वो मुद्दा प्रमुख मानते हैं जो फैक्टर बनकर बलवान पूनिया के ऊपर हावी हुआ? वैसे तो अनेक मुद्दे और फैक्टर बनकर यहाँ विधानसभा में हमने देखे, और हमने भी एक टॉप 10 मुद्दों की एक सूची बनाई। मुद्दों की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने भादरा में पहली बार जो स्थिति भादरा में बनी है, पहली बार यहाँ रंजिश की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति और एक तरह से रड़क निकालने की विचारधारा जिनसे नहीं मिलती हो उनसे दुश्मनी निकालने की राजनीति, लोगों को तंग और परेशान करने की राजनीति पहली बार भादरा में हुई है। और लोगों ने, मुद्दों को छोड़िए, मुद्दे बहुत होते हैं, मैं मुद्दों पर नहीं जाना चाहता, मुद्दे गिनाने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा। आप एक चीज देखिए कि लोगों ने इस बार भादरा को लाल आतंक से मुक्त करने का मन बना लिया था और एक तरह से लाल आतंक का खात्मा करने के लिए खूब मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने किया। बूथ नंबर 111 से लेके 116 तक लगभग कभी भाजपा के पोलिंग एजेंट नहीं हुआ करते थे, और अब की बार वहाँ पोलिंग एजेंट भी हुए और भारी उत्साह भी भाजपा के प्रति देखा। तो मुस्लिम समुदाय जिस वार्ड में आते हैं, तो इसके बारे में क्या अब की बार ऐसा क्या जादू चला? देखिए, आप जिन बूथों की बात कर रहे हैं वहां बड़ा भारी उत्साह लोगों में था, खूब अच्छा मतदान लोगों ने किया, खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया और खूब भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले हैं। अब इसमें सवाल ये है कि संजीव बेनीवाल 36 बिरादरी का कार्यकर्ता है और मैं 1998 से लेकर के आज तक मैंने चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया। ये अलग है, हार और जीत तो चलती रहती है, चुनाव मैंने छठा लड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि मैंने जिस सिद्धांत के आधार पर मैं राजनीति इस इलाके में कर रहा हूँ कि भाईचारे को बना के रखना, 36 बिरादरी के लिए काम करना, और मेरे लिए मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हमारे इस इलाके में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई की तरह से रहते हैं और भाईचारे की बुनियाद एक तरह से यहाँ भादरा के अंदर देश की आज़ादी से पहले भी, देश की आज़ादी के बाद भी एक तरह से भाईचारे की बुनियाद हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं। और ये आज निश्चित तौर से जिस बूथों की आप बात करें, खूब लोगों ने, खूब उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिला है और सबने बड़े प्रेम और प्यार से मुझे वोट दिया। बागड़ बेल्ट में आप बहुत मजबूत बन के उभरे हैं, और इसके पीछे आप कौन सा फैक्टर मानते हो, कौन सा फैक्टर? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे कमजोर कहाँ मान रहे हैं? पहले तो ये आप जवाब दीजिए, कहाँ कमजोर लगता हूँ आपको? नहीं, गांधी प्रकरण जो हुआ था और जो विधायक ये कहता था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी है, और उसके बाद में उस प्रकरण के तुरंत बाद में मुस्लिम समुदाय ने आपका एक स्वागत भी कार्यक्रम किया था अलग सिंह मोर्चा की ओर से। उसके बाद में कुछ मुस्लिम समुदाय का झुकाव, क्या दूध का दूध पानी का पानी करेगा? उसको तो अभी तक तो जितनी उसकी उम्र हुई है, मेरे को लगता है उम्र के इस पड़ाव में भी दूध का टेस्ट क्या होता है, पानी का क्या होता है, वही नहीं पता उसको खुद को यही नहीं पता दूध क्या होता है, पानी क्या होता है। क्या दूध का दूध पानी क्या करेगा वो? किया भी नहीं, क्या करेगा बताइए? तो उसका भी उसने कुछ नहीं, अजय साहब उसने कुछ नहीं किया। एक तरह से चंदाराम जी ने किया क्या है यहाँ, क्या किया बताइए? ये चंदा तो अभी मांग रहा है वो कि धंधा है उनका, कि जीतूंगा, धंधा है, बाद में माला पहनी जाएगी, माला के बाद में लोगों को पैसा दूंगा। तो वो तो मेरी बात सुनिए, आपने हमेशा कटोरा उनके हाथ में देखा होगा ना, देखा है ना? बिल्कुल। तो ये तो इनका काम है, इन लोगों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है और हमेशा लोगों को लड़ाने का काम किया है। और एक तरह से केवल और केवल इनका एक ध्येय बन चुका है, इनका धंधा बन चुका है कि लोगों को लड़ाया जाए। और इस इलाके में इनके एक तरह से अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद मिलने के बाद खूब इन्होंने जम के यहाँ इस इलाके के अंदर जो है ना भाईचारे को तोड़ने का काम किया है, खूब लोगों को लड़ाया है, खूब थाने तहसील की राजनीति की है और खूब यहाँ तस्कर पाले हैं, खूब तस्करों को संरक्षण दिया है, खूब गुंडागर्दी करने वालों को संरक्षण दिया है। इनका तो छोड़िए, ये तो क्या है कि ये तो इनका इनका धंधा है ये। सर, आप जब प्रतिपक्ष में थे तो सिंचाई, पानी और
बीमे के मामले में आपने धरना प्रदर्शन खूब किया और आप अब विधायक बनते हो तो क्या उन 3 मुद्दों को मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंचाई पानी का जहां तक सवाल है, ये तो पूरे इनके शासन काल में सिंचाई पानी का सवाल है कि तो ये आपके अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और हमारे यहाँ सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम और नॉर फीडर के भी कुछ गांव हमारे हैं, तो ये सिंचाई प्रणाली हमारे यहाँ लगती है। तो ये बात तो साफ हो चुकी है ना, किसी किसान से आप जाकर के किसी क्षेत्र में पूछ लीजिए, किसी गांव में पूछ लीजिए कि लगातार यहाँ न केवल सिंचाई पानी के लिए मतलब यहाँ का किसान तराई तराई करता रहा, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। सिंचाई के सर्दी के मौसम में भी लोगों को खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इनको असल में इनको कोई, मैं ये भी कहता हूँ इनको यही नॉलेज नहीं है रेगुलेशन कैसे बनता है, इनको यही पता नहीं है पानी मिलता कैसे है। हरियाणा से पानी लेने का प्रयास नहीं कर पाई सकारात्मक रूप से, तो ये पानी की स्थिति रही। और फसल बीमा के नाम पर इन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट लिया, केवल वोट की राजनीति की और फसल बीमा की हालत ये कर दी कि 2018 से पहले, ये आंकड़े बोलते हैं, ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, 2018 से पहले जब हम लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और चूंकि ये योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान के हित में ये बहुत बड़ी योजना इस देश के किसान को बना करके दी है, उसका बड़ा फायदा पूरे भारतवर्ष के किसान को मिलता है। लेकिन 2018 से पहले की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि 2018 से पहले हम लोग सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम एक फसल खराबे के नाम पर बड़ा बीमा क्लेम भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को मिलता है और खूब क्लेम मिला है लोगों को, बल्कि यहाँ तक है कई गांव में तो 15-15 लाख का बीमा क्लेम आए। और जब से इन लोगों को कांग्रेस की सरकार आई और इन लोगों ने कांग्रेस की सरकार से जब से हाथ मिलाया, उसके बाद देखिए बीमे को, मैं जिस बीमे की बात कर रहा हूँ, जिस बीमा क्लेम को 13-15 लाख तक मिलता था उसको इन्होंने 1300 पर से ला करके छोड़ दिया, बल्कि 500-600 रुपए पर भी ला करके छोड़ दिया। ये चीजें देखिए किसान को, अब किसान के भी समझ में आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ के चुने हुए लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के कृषि के अधिकारियों ने और राजस्थान सरकार में बैठे हुए भी बड़े बड़े लोगों ने, इन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ मिलीभगत कर ली, बीमा कंपनी के साथ साठगांठ कर ली और जो क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था उसको सैटेलाइट के आधार पर जारी करवाया गया, केवल इसलिए क्योंकि इनकी मिलीभगत हो गई बीमा कंपनी के साथ, बीमा कंपनी की तिजोरी भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए। मेरा स्पष्ट आरोप है ये, अपने घर भरने के लिए इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम किया है। आप चुनावी ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे क्या हैं? ये तो जनता के, ये तो आप कहीं जाकर के पूछ लीजिए। सिंचाई के मामले में ये फैल रहे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर ये फैल रहे, इसलिए रहे कि इन्होंने करवाया है उसको फेल। और बाकी आप कानून व्यवस्था को ले लीजिए, आप किस क्षेत्र की बात करेंगे, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, जिस भी मुद्दे को आप उठाएंगे, ये सब जगह फैल रहे हैं। आप चुनावी मुद्दा था आपका कि भादरा कस्बे में सीवरेज का है, अन्य कई समस्या थी, तो आप विधायक बनने के बाद में कस्बे में सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या हुई आप? देखिए, भादरा कस्बे की हालत तो इन्होंने खराब खूब की है। सीवरेज को इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया और इस सीवरेज सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। आज पूरे भादरा शहर के लोग कितनी बड़ी परेशानी झेल रहे हैं इस सिस्टम को लेकर के। आपने देखा, आप भी शहर के वासी हो, और अकेला सीवरेज से सड़कें टूटना, बिल्डिंगें डैमेज होना, दुकानें डैमेज होना, एक तरह से पूरा गंदगी पूरे शहर में फैलना, ये चीजें। इसके साथ साथ तो आपने ये भी देखा होगा ना कि कई वार्डों में तो लोगों को पेयजल के नाम पर वाटर सप्लाई का जो आता है सिस्टम, उसमें गंदा पानी मिक्स, गंदा पानी मिक्स, सीवरेज का गंदा पानी और वो मिला हुआ पानी वो पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, और सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। और शहर के अंदर तो वैसे भी नगर पालिका का भी बैठा इन लोगों ने बैठाया है ना। नगर पालिका में न तो चेयरपर्सन कभी मिला सीट पे, न कभी अधिशासी अधिकारी मिला, और वहां दलाल बैठा दिए इन लोगों ने। आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, प्राथमिकता का जहां तक सवाल है, हम लोग एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास करेंगे
और भादरा कस्बे की आप बात कर रहे हो, चाहे भादरा कस्बा हो, चाहे भादरा ग्रामीण का हमारा इलाका हो, सबसे पहले तो जो इन्होंने गड़बड़ की है, जहां जहां जैसे देख लीजिए आप, इस सीवरेज के अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ है, खूब करप्शन हुआ है इसमें, आपके नगरपालिका के कार्यालय में भी। और देखिए ये आप सड़कों के मामले में आपने देखा होगा कि किस तरह से घटिया सामग्री लगा करके सड़कें एक हफ्ते के अंदर सड़क बन रही है, नई सड़कें बना रहे हैं, काली नागिन का नाम दे रहे हैं, और 7वें दिन वो सड़कें उखड़ रही है। तो ये क्या है? ये इसके अंदर भी बड़ा भारी भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने सड़कें हमने भी बनाई थी पिछले शासनकाल के दौरान, हमने कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करने दिया किसी को। आज भी वो सड़कें देख लीजिए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां जहां इन लोगों ने गड़बड़ की है, करवाई है, इनके चले चपाटों ने की है, हर चीज की बारीकी से जांच होगी। संजीव जी, जिस प्रकार से 22 तारीख को सभा हुई, दोनों ही सुपरहिट सभाएं थी, तो पहले चलन था ज्ञान सिंह जी हो या लालचंद जी हो, या फिर आप आरोप लगते थे कि हरियाणा से बहुत ज्यादा लोग आते हैं रैलियों में, और इस बार तो बलवान पुनिया ने 4 कदम आगे मीडिया का मैनेजमेंट भी भादरा में हरियाणा से किया था। इन प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? एक सवाल और उठता है, क्या हरियाणा के लोग वोट डालने आए थे? पोलिंग बूथ पे आए, मतदान किया? मतदान किसने किया? क्षेत्र के लोगों ने। 2,75,000 कितने वोट? 2 डले कितने हैं? 226 डले हरियाणा वाले आए डालने, और दूसरे दिल्ली तक के आ रहे थे, और साउथ तक के लोग आ रहे थे। मैनेजमेंट कर रखा था, वोट डालने तो नहीं आए ना, वोट भादरा वालों ने डाले हैं। और ये चीज देखिए, भादरा इतना जागरूक विधानसभा क्षेत्र है, आप तो पत्रकार हो, आप तो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ हो, लेकिन भादरा का मतदाता इतना जागरूक है कि वो, आप तो हरियाणा की बात करते हो, भादरा का मतदाता, भादरा का नागरिक जब रैली होती है ना, तो अगर राजगढ़ तारानगर का बंदा भी आ जाए ना, उसको भी पहचान लेते हैं, क्योंकि वो पगड़ी किस तरह की बांध के आया है, धोती किस तरह की पहन रखी है, वेशभूषा क्या है, भाषा क्या बोल रहा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी बातें देख के यहाँ तो भाई पारखी बैठे हैं ना। अब आपने भीड़ की, आपने हमारी रैली देखी, हमारी रैली के अंदर देखा आपने, हमारी रैली के अंदर टोटल लोग सारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के थे। और हमारी रैली में तो मात्र कोई ड्राइवर भी नहीं है, बाहर के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी अगर आते हैं ना रैली में, सैकड़ों गाड़ी आती है तो 500-700 तो अगर ड्राइवर हरियाणा के तो उनकी संख्या, लेकिन हमारे यहाँ तो ड्राइवर भी लोकल थे। हमारी रैली आपने देखी कितनी सुव्यवस्थित रैली थी, और ये हरियाणा से, बाढ़ से, तारानगर, नौर, आपने देखा होगा मंगेश चौधरी के पोस्टर लगे हुए, कितनी गाड़ियां देखी आपने? राजगढ़ से, सरदार शहर से, इवन आपके जो है सीकर तक के लोग, और हरियाणा पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया लाके भर दिया। तो ये चीज क्या है? आप रैली का आकलन करोगे तो कंपेरेटिवली रैली जो रही, हमारी रैली प्योर भादरा की रैली थी, भादरा की जनता की रैली थी, और इन्होंने रैली की है वो सारे बाहर से लाके की है। तो फिर ये तो मेरा एक ही कहना है ना कि देखिए, भीड़ तो आप इकट्ठी, चाहे आप हजारों की संख्या क्यों, लाखों में कर दो, आप कर सकते हो बाहर से लाके दो, लेकिन भादरा की जनता नहीं थी। भादरा की जनता जो आई वो भारतीय जनता पार्टी की रैली में आई, अपना पूरा आशीर्वाद दे करके गई है, और ये चीज मतदान भी भैया उन्होंने किया है, और उन्होंने जब मतदान किया है तभी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की भादरा में। अगर आप विधायक बने तो वर्षों से चली आ रही जो 14 बारानी गांव की जो समस्या उसको हल कर पाएंगे? देखिए, मैं 2 बार मुझे पहले भी भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा है, और मैंने हर बार, मैं जब 1998 में जब MLA बना तो उस समय आपको याद होगा, जन साहब आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, सिद्धमुख वितरिका, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की 2 डिस्ट्रीब्यूटरी, सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका, ये बहुत पुरानी लंबी थी। मेरे बनने से पहले 2-3 प्लान आ गए थे, 2-3 कार्यकाल निकल गए थे कि लगातार लोग धरने, गाड़ियां, बसें भर के जयपुर लाना, लंबा आंदोलन चला। मैंने वादा किया था
98 में, और मैंने उसको पूरा किया। सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका को न केवल हमने मंजूरी दिलाई, उसको बना के उसको कंप्लीट करके हमने काम 12 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर हमने पूरा करवा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम जब भी आए हैं, एक आधे मुल्क 1, 2, 4 जितने करा पाए हैं, हमने उन मुद्दों को हल करवाया है। पिछले कार्यकाल में हम आए, कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, कितनी पुरानी मांग थी, आप समझ सकते हो इस बात को, उसको हमने पूरा किया। 98 वाले टर्म की बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। एसडीएम हेडक्वार्टर यहाँ, आपको एसडीएम कार्यालय के लिए नोर जाना पड़ता था 45 किलोमीटर, हमने यहाँ खुलवाया, बना के नहीं बना। तो ये चीज दूसरी मैं और कहना चाहता हूं, एक लंबी मांग उस जमाने के अंदर कि भाई बार बार हम जाते थे गांव में, ये नहरें हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम केवल उस तक सीमित थी, उससे आगे जो माइनरें थी आपकी, चाहे एनटीआर हो, डीपीएन हो, सरदारपुरा माइनर हो, मुंसरी माइनर, भादरा, मैराना माइनर, जो भी माइनरें थी सारी कच्ची हुआ करती थी। न केवल सिल्ट निकालनी पड़ती थी, न केवल सफाई करनी पड़ती थी, बल्कि नहरें टूट जाती थी, कई बार डैमेज, मतलब साल में 2-3 बार टूट जाती थी नहरें, पानी नहीं मिलता था किसान को। लोगों ने मुद्दा उठाया कि साहब ये होना चाहिए, और हर कार्यकाल में वो मुद्दा उठता है। लेकिन हमने 98 में वादा किया, RWSRP प्रोजेक्ट सारी नहरों को हमने पक्का करवाया। और पिछले कार्यकाल में, जैसे कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रेलवे अंडरब्रिज के धरनों पर मैं गया था, धरने चलते थे, सारे रेलवे अंडरब्रिज हमने बनवाई। ओवरब्रिज का धरना पार्टी मोड पे चलता था, हमने ओवरब्रिज बनवाया। कहने का मतलब मेरा ये है कि संजीव जब भी आता है तो कोई न कोई नया काम करके जाता है। संजीव जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, भादरा विधानसभा में हनुमानगढ़ जिले में दूसरे नंबर पे है मतदान में, और राजस्थान में 9वें नंबर पे। ये भारी मतदान का क्या कारण है? भारी मतदान का कारण ये है कि लोग इनके लाल झंडे वालों के, कांग्रेस के मिले जुले कुशासन से तंग आ चुके हैं, और एक तरह से यहाँ से लाल आतंक को विदा करने के लिए लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विदा करेंगे जी, भादरा में एक ओवरब्रिज की और आवश्यकता है। क्या आप जनता से वादा करते हैं कि एक ओवरब्रिज आप अपने कार्यकाल में देंगे? आप शायद भूल रहे हैं, गोगामेडी के अंदर जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी, हाँ, हमारी जब यात्रा शुरू हुई थी गोगामेडी से, तब मैंने अवगत करवाया था आदरणीय गडकरी साहब को, क्योंकि आप समझ सकते हो कि रेलवे अंडरब्रिज ये C65 बनने के बाद, और पहले से ही जो एक तो थाने के पास बना हुआ वो भी अंडरब्रिज है, और आपका ये जो बाईपास पे क्या होटल अपना ये मोती पैलेस के पास जो बना हुआ है ये भी अंडरब्रिज है। तो बड़े अपने ट्रोले या जैसे तूड़ी वगैरह लेके पराली के इधर गौशाला में जाने वाले दूसरे हमारी साइड में जो साउथ में निकलते हैं हमारे, वो नहीं निकल पाते। तो ये चीज हमारे पहले से हमारे ध्यान में थी ये समस्या। तो आदरणीय गडकरी जी पधारे थे, तब हमने उनसे मांग की, तुरंत उन्होंने, आप उस समय थे रैली के अंदर, तो वहां उन्होंने तुरंत घोषणा की, एक नहीं दो दे के जाएंगे रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज की उन्होंने घोषणा की नौर भादरा के लिए। तो इसके लिए तो हम लगातार प्रयत्नशील हैं, और चूंकि आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने घोषणा की है तो डेफिनेटली ओवरब्रिज की सौगात। 14 सिंचाई से वंचित गांव के लिए 100 करोड़ का बजट जो उसमें आया था बजट सत्र में, वो क्या रियल में है या फिर वो छलावा था? ये चीज आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, इसका जवाब 14 गांव की जब बूथ वाइज गिनती हो तब आप वहां होंगे हनुमानगढ़ में। उन बूथों की संख्या लिख लीजिए, जो बूथ के उनके भाग संख्या वो नोट कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, और एक भी बूथ में जीत किया जाए तो आप मान लेना कि 100 करोड़ वाली बात में लोगों ने विश्वास किया है। और यदि बूथ में कहीं बूथ का रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो क्या आप ये मान पाओगे कि 100 करोड़ की घोषणा को लोगों ने माना है? ये तो जनता देगी ना जवाब इसका। हम बार बार एक ही मुद्दे को लेकर के बार बार उसकी मुखालफत करें, तो इससे अच्छा तो ये है ना कि परिणाम देख लेना आप। और ये तो साफ बात है भाई, आप कोई भी निर्माण कार्य होता है, मैं ये नहीं कहता 100 करोड़ की अगर घोषणा तीसरे बजट में हुई है ये विधानसभा के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि वो वित्त मंत्री भी थे, उन्होंने घोषणा की है, सरकार की घोषणा है ना, तो 100 करोड़ की अच्छी बात है। हमने भी उस समय वेलकम किया था कि अच्छी बात है आप सिंचाई की सुविधा दे रहे हो, लेकिन हमने भी स्वागत किया उस बात का।
लेकिन वो बात धरी की धरी रहेगी ना। 2 साल तो निकल गए, उसके बाद 2 साल में आपने कहीं 100 करोड़ का कोई एक ईंट की कहीं देखी क्या लगी हुई? तो 2-2 साल तक आप धरातल पे नहीं उतर पाओ, ये होता है क्या कभी? नहीं, एक भाई सुनिए आप, वर्चुअल की बात छोड़िए आप। मैं ये कहता हूं 100 करोड़ की घोषणा यदि होती है तो 2 साल तक वो धरातल पे नहीं दिखे, ये कभी होता है क्या भाई? बिल्कुल नहीं होता है कभी? तो नहीं होता। तो अब मैं कह सकता हूं जनता समझ सकती है इस बात को। देखिए कोई भी आप किसी भी, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, हमारे इंजीनियर्स भी आपसे मिलते रहते हैं, यहाँ के बहुत बुद्धिजीवी लोगों से आप मिलते होंगे। कोई भी चाहे किसी भी महकमे का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी विकास का कार्य, जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है, उसके लिए पहले उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, उसकी तकनीकी स्वीकृति जारी होती है, और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति जारी होती है। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में उसके टेंडर लगते हैं, निविदाएं आमंत्रित की जाती है, और फिर टेंडर खुलने के बाद में उसके वर्क ऑर्डर जारी होते हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद शिलान्यास किया जाता है मेरे भाई, बाद में किया जाता है ना। अब इन लोगों ने तो आप बताइए, आप लाके दे दीजिए मुझे रिकॉर्ड, वित्तीय स्वीकृति का, प्रशासनिक स्वीकृति का, तकनीकी स्वीकृति का, टेंडर का, वर्क ऑर्डर की कोई कॉपी आप मुझे दे दीजिए, मैं मान लूंगा, जनता भी मान लेगी। अब वर्चुअल आप करा रहे हो, और वर्चुअल भी आप, उसमें भी आपने चूक कर दी। आप जो है ना लोगों को भ्रमित करने में भी चूक गए आप। अरे वर्चुअल आप करवा रहे हो, वो भी चुनाव के आचार संहिता लगने से 3 दिन, मात्र 3 या 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, वो भी वर्चुअल करा रहे हो। कहां जरूरत पड़ी वर्चुअल की? आप मुख्यमंत्री जी को मलखेड़ा लेके आए थे भाई, कितने दिन पहले आए? कितने महीने कितना समय हुआ होगा? 2 महीने। 2 महीने आप मलखेड़ा लेके आए। अच्छा होता आप मलखेड़ा चाय पिला के मुख्यमंत्री जी को आप मुंदरिया बड़ा या किसी भी गांव में ले जाकर के शिलान्यास करवा देते। और मुख्यमंत्री जी जब जनता से रूबरू होते तो वो एक एक चीज की जानकारी भी देते कि हमने साहब ये किया है, ये हमारा ये हम शिलान्यास कर रहे हैं, हमने उस दिन स्वीकृति जारी की है, इतने किलोमीटर नहर बनेगी, ये आपकी अलाइनमेंट रहेगी, इन लोगों को, इन गाँव को हम सिंचित करेंगे। अच्छा होता है यदि ये किया जाता तो, लेकिन करना नहीं था इनको, करना ही नहीं था ना। बलवान और वर्चुअल की कहां नौबत आ गई बताइए आप? वर्चुअल करा रहे आप वर्चुअल को। अलबत्ता तो मेरे ख्याल से यहाँ कितने लोग बैठे हैं वर्चुअल को नहीं समझ पाते क्या होता है वर्चुअल? कोई समझ पाता है? इनको पूछिए आप, ये बता पाएंगे क्या वर्चुअल क्या होता है? ये इनसे पूछिए, आप पीछे बैठे उनसे पूछिए, किसान समझ सकता है क्या वर्चुअल क्या होता है? तो आप संदेश देने का प्रयास कर रहे हो, वो संदेश जनता तक यूं नहीं जाता मेरे भाई। आप काम कीजिए, आप काम करोगे तो पहुंचा पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मानना ये था, हम भी खुश हुए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हम भी खुश हुए, अच्छी बात है भाई 14 गांव में पानी मिलेगा, लेकिन अभी तक उस चीज को धरातल पर नहीं उतार पाना, ये कहीं न कहीं लोगों में संदेह पैदा करता है। संजीव जी, बलवान पूनिया दर्जनों बार अपने संबोधनों में एक बात कहते थे कि अब मैं 20 वर्ष विधायक बनूंगा लगातार, 1 योजना हो गई, 3 योजना और बाकी है, और मेरे से कोई तेज दौड़ने वाला होगा, आगे निकलने वाला होगा, विकास पुरुष होगा, वही मेरे से ये विधायक की कुर्सी छीन सकता है। तो या तो वो लड़खड़ा रहे हैं या आप तेज दौड़े हैं, क्या है दोनों में? पीटी उषा है क्या वो? क्या है यार ये बातें? अब आप अगर जनता जिसको चाहे, जनता अगर चाहे तो जीवन पर्यंत बनाए, मना कौन कर सकता है भाई? 3 तारीख जनता अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को जीवन पर्यंत बनाए, जनता को कौन मना कर सकता है? कौन हाथ पकड़ेगा जनता का? जनता का फैसला होता है, और जनता का फैसला अभी 3 तारीख को आ जाएगा, उसी में देख लेना आप। हमारे इन्हीं चुनावों के अंदर नहरी पानी और पेयजल पानी के अलावा किला बंदी और चकबंदी की भी बातें विरोधी निर्दलीय प्रत्याशी बजरंग ज्योति राजेंद्र ज्योति बड़ी मजबूती से करता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे अलावा कोई नहीं करवा सकता, आप चुन करके आते हैं, तो क्या आप इसको प्रमुखता से करवा पाएंगे? देखिए करवाया किसी ने नहीं, हमने इस किला बंदी, चकबंदी, किला बंदी, मुरबा बंदी का जिक्र और बाराबंदी का जिक्र 2013 में हम बने, उससे पहले भी चलता है। तो किसी ने किया क्या? लेकिन हमने किया, हमने चकबंदी, किला बंदी, मुरबा बंदी के काम को मेलिया गांव में हमने शिलान्यास किया, उस काम का शुभारंभ किया, और 85% के करीब हमने काम पूरा कर दिया था, ताकि बाराबंदी की पर्ची लोगों के हाथ में जाए। उसके बाद आचार संहिता लग गई। इन लोगों ने जब ये राज में आए
कांग्रेस की सरकार आई, फिर इन लोगों इनका अलायंस हो गया। इन लोगों ने जानबूझ करके, क्योंकि ये उस काम को पूरा नहीं करना चाहते थे, इनको जनता की परेशानियों की कोई परवाह इन्होंने नहीं की, उस पूरे बस्ते को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, महज इसलिए कि ये काम तो भाई बीजेपी का किया हुआ है, सरे बीजेपी को मिल जाएगा, ये इस बात के लिए डाल दिया। और ये तो काम जो हम छोड़ के गए थे, वो काम केवल 3 महीने में पूरा होने वाला था, अभी तो 5 साल निकल गए। ये अच्छा होता कि 2-3 महीने में उस काम को कंप्लीट करके 12 बंदी लागू कर देते, लेकिन उसको फाइल को डाल के ठंडे बस्ते में, और इन्होंने कहा कि हम सिंचाई के तंत्र को सुधारेंगे। क्या सुधार किया? नोर में थाना खोला कि हम सिंचाई का थाना खोल करके और लोगों को जो है ना बिल्कुल इसमें दबाव बना करके हम इस सिंचाई के सिस्टम को सुधार देंगे। देखिए, जनता के अंदर आपको काम करना पड़ेगा भाई, काम करके, चूंकि यहाँ पानी की जो समस्या आई हुई है, पानी के जो झगड़े हो रहे हैं, वो महज इसलिए हो रहे हैं कि आपने काम नहीं किया धरातल पे। अच्छा होता कि आप उस काम को पूरा करते और किसान को सिंचाई की पर्ची हाथ में देते, तो अपने आप किसान अपने अपने हिस्से का पानी ले लेते। नहीं किया इन्होंने। थाना खोलने से आप पानी की समस्या का समाधान करा पाओगे? कभी नहीं करा पाओगे आप। ऐसे में आपने मुकदमे, बल्कि आपने तो एक इसे इसके अंदर जो है लोकतंत्र को लठतंत्र बना दिया। आपने तो बल्कि झूठे मुकदमे टारगेट कर करके, ठीक है, चोरी कोई करेगा तो मुकदमा होगा, उस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने तो उसकी आड़ लेकर के रंजिशवश किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने तक का काम किया आपने। ये स्थिति है आपकी। इस बार संजीव बेनीवाल के भाषणों में वेरिएशन दिखा और कुछ आक्रामकता दिखी और वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल अपने भाषण को डाला और पूरा लाव लश्कर लेकर भी चले, उत्साह भी ज्यादा था। क्या इसका रीजन रहा संजीव जी कि आपने कुछ तब्दीली भी की? पहले क्या इस प्रकार से आपने महसूस किया जो इस बार आप जो करके आ गए? भाषण जनता की मांग के अनुरूप दिया जाए तो अच्छा रहता है। भाषण अगर जनता की मांग के अनुरूप दिया जाए तो अच्छा, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे हैं भाई। अब की बात है, जनता का जैसा मन है, अब जनता मुझे कहेगी, अगर मैं कोई कविता जानता हूँ, जनता कहेगी भाई साहब सुना दो तो सुना दूंगा। शेर सुनाते थे ना, वो सुनाते। गब्बर सिंह ने कहा, वो शेर वेर तो यार, ये तो चीजें, ये क्या होता है, ये चीजें देखिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान इतनी व्यस्तता बढ़ जाती है, तो कहीं कहीं मन हल्का करने के लिए भी सुना देते हैं। श्रीमान जी, मुख्य विरोधी उससे पूर्णिया आपका एक गरिमा में पद पर रहे हैं और आप भी एक गरिमा में पद को रखते हैं, लेकिन इन चुनाव में देखा गया उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपशब्द और अशोभनीय वाणी का इस्तेमाल किया आप पर व्यक्तिगत और आपके सहयोगियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। तो क्या आप 3 तारीख के बाद में ऐसी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं परवाह नहीं करता, बलवान पूर्णिया की मैं हवा भर भी परवाह नहीं करता। और बलवान पूर्णिया को ठीक है, वो हम सम्मान करते हैं, वो गरिमा में पद पे हैं, माननीय विधायक अभी तक रहे, वो मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो बोलते हैं, या जैसे कोई वो यूं सोचते हैं कि मैं गब्बर सिंह हूं, तो संजीव कुमार गब्बर सिंह से कभी नहीं डरता, हम परवाह नहीं करते। और अरे यार क्या बात करते हो, बलवान पूर्णिया, देखिए हम पॉलिटिकल पर्सन हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, इसलिए मैं कभी भी सार्वजनिक जीवन में एक गरिमा में पद पे लोगों ने मुझे भी पहुंचाया है, और इस पद पे रहते हुए या इस सार्वजनिक जीवन में एक तरह से मर्यादा में रह करके हमें बोलना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन मर्यादा विहीन हो चुका है वो, तो उसे सारी भाई। मीनू बेनीवाल राजवीर को भी उन्होंने, संजीव जी, और अगर वो चुनौतीपूर्ण तरीके से मेरे सामने आए, मैं देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं गरिमा में ही रहूंगा और मर्यादा का कभी उल्लंघन मैंने किया नहीं करूंगा। लेकिन उसको अगर कोई गलतफहमी है ना, तो वो चुनौती देकर के मुझे किसी भी क्षेत्र में आ जाए तो वो पूरा नहीं आ पाएगा। संजीव जी, वो कितनी औकात है उसकी, इतनी ताकत है उसकी, संविधान नहीं उसका। संजीव जी, संविधान ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है व्यक्ति की आजादी, तो उसके ऊपर आप किस तरह से देखिए, उस पर विचार क्या करना है, आपने देखा नहीं क्या भाई, पत्रकार, आप पत्रकारिता से जुड़े हो, आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हो, प्रजातंत्र के चौथे पहिए हो, आप पे भी, मतलब एक पत्रकार बंधु पर भी उसमें जाकर के बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाना, तो ये चीज नहीं हुई क्या? आपने नहीं देखा?
आपके किसी मित्र ने नहीं चला क्या मुकदमा? सुनिए आप, क्या है ये? ऐसा होता है कभी? भाई आप प्रेस पे हमला कर रहे हो, आप आम आदमी पे हमला कर रहे हो, जुबानी हमला, और आप अमर्यादित भाषा बोल रहे हो, आप जैसे जचे वैसे बोल रहे हो। भगवान हो क्या आप? क्यों नहीं चुनौती देंगे लोग? अरे संजीव तो फिर भी मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये पूरा भाजपा विधानसभा क्षेत्र भैया बड़ा तो कौन सुनेगा भाई? कौन सुनेगा? क्या उसके दिमाग में ये है क्या कि तेरे जैसा सिर्फ फिरा कोई और नहीं है बाजरा में? अरे तेरे से तो बड़े बड़े बैठे हैं भाई। इसलिए मैं उसको सलाह देता हूं कि अभी भी धैर्य रख, ठंडा करके खा। अभी भी कहता हूं अच्छा रहेगा, तेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, तेरे भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा पड़ोसी है भाई, मैं तो उसका शुभचिंतक हूं। मैं कोई उसका, देखिए राजनीतिक विरोधी हो सकता हूं, मैं राजनीतिक विरोधी हो सकता हूं, लेकिन वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी है मेरा, तो सामाजिक तौर पर मैं सलाह देता रहूंगा, अच्छी सलाह दूंगा अगर रहेगा तो, और देनी भी चाहिए। तो ये चीज है, उसको अभी भी समझ लेना चाहिए। और मैं तो अभी भी कहता हूं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दी, अभी भी कहता हूं। अभी हमारे दर्शक कह रहे हैं संजीव जी के चेहरे के ऊपर जीत के भाव जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कब आपको महसूस हुआ कि अपन जीत रहे हैं? संजीव के चेहरे पे तो मैंने 5 चुनाव लड़े, 6 लड़ रहा हूँ, हमेशा जीत के भाव रखते हैं। कभी भी परवाह नहीं की संजीव ने। संजीव तो हार के भी आया बहुत बार, कभी परवाह नहीं करता। आपने देखा कभी? मैं तो मर्दा मर्दी चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहते हैं। और आपको ये भी पता है, मैं जन भावना, मैं केवल जनता की सेवा करने से राजनीति में, मैंने इसको इनकी तरह से राजनीति को व्यापार नहीं बनाया, मैंने कभी बिजनेस नहीं बनाया, मैंने कभी, मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ, किसान हूँ, सिर्फ मैं राजनीति करता हूँ जनता की सेवा के लिए। और मैंने ईमानदारी से 98 से लेकर के आज तक मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। दूसरा मेरा शौक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इसको व्यापार या बिजनेस बनाया होगा। इन लोगों का धंधा दूसरा है। संजीव जी, ईमानदारी से बात करेंगे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपने पूरी चुनावी कैंपेन बड़ी मुस्तैदी के साथ और ताकत के साथ लड़ी है, बीच में कभी आपने महसूस किया कि अब रणनीति चेंज करनी पड़ेगी? नहीं महसूस, देखिए मैं जब से चुनावी कैंपेन शुरू हुआ, जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, एक पल भी ऐसा नहीं आया कि कहीं जनता मेरे साथ खड़ी नजर नहीं आई। लगातार बाजार क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी थी, तो प्रचार का सिस्टम बदलने की आवश्यकता कहाँ थी? ये रिदम बना हुआ है। हाँ, रिदम बना हुआ था। जनता पहले दिन से मेरे साथ थी, और अभी तक चुनाव जब हुआ है तो आप देख रहे हो चुनाव का पूरा, ये चुनाव संजीव ने नहीं लड़ा, ये भादरा क्षेत्र की जनता ने लड़ा भाई। संजीव तो उम्मीदवार था। तो अगर अग्रिम बधाई हम भी आपको देते हैं, जैसी चर्चा है, आप भी क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश का जहां तक सवाल है, मैं सबसे पहले तो भादरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का, क्षेत्र की जनता का, सबका आभार प्रकट करता हूं कि सब ने मिलकर के एक तरह से यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हमारे संपन्न हुए, और बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ा गया, और जनता ने खूब अच्छा मतदान में भाग लिया। और सबसे पहला देखिए, ये बाकी बातें चलती रहती है, चुनाव की सफलता जीत हार से जुड़ी हुई नहीं होती। हार जीत तो जनता ने जिसको चाहा वो जीत जाएगा, ये तो साफ सी बात है ना। लेकिन सबसे बड़ी क्षेत्र की जीत, क्षेत्र के अंदर, इलाके के अंदर, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, हमारा भाईचारा बना रहा, और शांतिपूर्ण चुनाव होना, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होना, ये अपने आप में पूरे क्षेत्र की जीत मानता हूं मैं। इसलिए मैं क्षेत्र के मतदाताओं को और सभी इलाका वासियों को इस सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर एक कमेंट लोगों के आते हैं कि आपने 98 में आपने लहर में जीत हासिल की, 13 में आपने लहर में जीत हासिल की, और 13 में मैं जनता को भी बता दूं, आपको याद दिला दूं, 82.84% मतदान हुआ था, और इस बार फिर 2023 में 82.47% बम्पर मतदान हुआ है। तो इस बार जनता भी ये कह रही है कि ये लहर ऊपर की नहीं, संजीव बेनीवाल की लहर है। बादरा में लहर में भी लोग आ रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, नाम नहीं लूंगा मैं, जो इतिहास उठा के देखिए, लहर में भी आ रहे हैं लोग। सवाल लहर का नहीं होता भाई, सवाल ये होता है कि जनता का आपको समर्थन मिले, जनता का आपको आशीर्वाद मिले, तब जाके चुनाव जीता जाता है। चुनाव जनता लड़ती है, ये बहम है आदमी की। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं कि केवल कैंडिडेट को बहम रहता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं,
या मैं कोई ताकतवर हूं। कैंडिडेट की कोई ताकत नहीं होती, कैंडिडेट तो कैंडिडेट है, सिर्फ जनता की ताकत काम करती है, जनता का आदेश काम करता है, जनादेश काम करता है। चुनाव हमेशा जनता ही लड़ती है, चुनाव जनता लड़ती है। श्रीमान जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ अंतिम सवाल कर रहा हूं। जनता ने आपको विकास के विश्वास के साथ में बड़ा जनमत दिया है। आपकी प्रथम ध्येय, प्रथम विकास कार्य कहां से शुरू कर रहे हैं आप कार्यकाल? जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ मेरे पक्ष में मतदान किया है या मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं जनता के दिए गए भरोसे पर, जनता के दिए गए विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जनता ने जो उम्मीदें और जो अपेक्षाएं मेरे से की है, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो इस इलाके की सुख समृद्धि कैसे रहे, यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया बने, किस तरह का सुशासन लोग चाहते हैं, मैं उनके एक तरह से जो उन्होंने विश्वास मेरे प्रति प्रकट किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के विकास में और भादरा विधानसभा क्षेत्र की व्यवस्था बनाने में और यहाँ का भाईचारा बनाने में और यहाँ अच्छा सुशासन देने में किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।